आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, इंडिया में सबको मालूम है दो स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं लार्ज कैटेगरी में आते हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी बीएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में ही है। और ये दोनों बड़े एक्सचेंजेस हैं। इसके अलावा देखिए, अहमदाबाद में है, कोलकाता में है, लेकिन वो सब काफ़ी पुराने हैं और वहाँ पे अब काम वाम होता भी नहीं है ढंग से। तो इन दोनों में भी अगर आप पूछोगे कौन सा बड़ा है, तो एनएससी बहुत बड़ा है यहाँ पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी बाद में यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुई थी। बीएससी तो देखिए 1975 से बना है, माफ़ कीजिएगा 1875 से, तो काफ़ी पुराना है। और ये आप कह सकते हो कि 1990 के आसपास इसका फॉर्मेशन हुआ है, जब अपने यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए थे 1991 में। तो एनएससी इतना नया होने के बावजूद जो है, अगर पूछोगे मार्केट शेयर किसके पास है ज़्यादा, तो अब सारे ट्रेड्स देखिए आप भी करते होंगे, तो ये तो एक्सपीरियंस ही बताता होगा कि आप एनएससी पे ऑर्डर लगाते होगे। क्यों लगाते हो? क्योंकि वहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलती है, मतलब आसानी से आप जो शेयर खरीद रहे हो उसे आप आसानी से बेच सकते हो, या फिर कोई शेयर आप यहाँ पे बेच सकते हो। तो ये देख सकते हैं कि ये एनएससी ने इतने कम टाइम में पूरा मार्केट शेयर आप कह सकते हो बीएससी से ले लिया है। तो अब इसके पीछे का रीज़न मैंने बताया कि एक तो लिक्विडिटी रही है कैश मार्केट में, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को चाहिए और बड़े इन्वेस्टर्स को भी डेफिनेटली चाहिए। दूसरा रीज़न है एफएनओ, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस। देखिए, ऑप्शन होता है बेसिकली हेजिंग के लिए, और फ्यूचर्स जो है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है दो प्लेयर्स के बीच में। लेकिन यहाँ पे एफएनओ के वॉल्यूम्स भी एनएससी पे हैं, जबकि बीएससी ने ये लॉन्च किया था। अगर हम देखें तो एक यहाँ पे सेंसेक्स 30 नाम का, यहाँ पे जो सेंसेक्स का इंडेक्स, जैसे आप निफ्टी फ्यूचर्स देखते हो एनएससी का, उसी तरह सेंसेक्स 30 हुआ करता था, लेकिन इस पर वॉल्यूम्स आए नहीं। अब वॉल्यूम्स आए नहीं तो इसको यहाँ पे बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे अगर आप आज स्टॉक देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर एक एक्सचेंज है तो वो अपने खुद के एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो सकता। तो ये बीएससी है, इसको मजबूरी में एनएससी पे ही लिस्ट होना पड़ा है। और यहाँ पे जब से लिस्टिंग हुई है एनएससी पे इसके शेयर्स आप खरीद पाओगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स नहीं दिखेंगे, और साथ में सीडीएसएल जो कि बीएससी की ही कंपनी है, यहाँ पे ये दोनों कंपनी आपको नहीं दिखेंगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, क्योंकि ये ग्रुप की ही कंपनियाँ हैं। तो एनएससी पे आपको यहाँ पे 7-7.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का रीज़न देखिए, मैंने पूरा बैकग्राउंड आपको समझाया, ये रीज़न ही मैं बताने वाला हूँ क्यों यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। तो ऐसा र्यूमर है, ऐसा खबर आ रहा है कि यहाँ पे सेंसेक्स 30 क्या है? जैसा मैंने बताया कि सेंसेक्स 30 एक इंडेक्स है, इंडेक्स फ्यूचर है, जैसे आपका निफ्टी 50 है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो इसको फिर से लॉन्च करने की बात हो रही है। तो लॉन्च करने की बात हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी है उसको कहीं ना कहीं ग्रोथ कैप्चर करने का इरादा है। क्योंकि अगर आप देखो जो टर्नओवर होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में सारे ही वॉल्यूम्स आपको एक एक्सचेंज पे जाते हुए दिखे, दूसरा एक्सचेंज अगर आप कह लो बीएससी पे, तो वही सब वॉल्यूम आते हैं जो स्टॉक से बीएससी पे तो लिस्टेड हो, या फिर जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जो जिसमें एनएससी पे बिल्कुल आप जानते हो कि 2000 कंपनियां, यहाँ पे 5000 है, तो ऐसे 3000 कंपनियों का डिफरेंस आ जाता है आपका यहाँ पे बीएससी पे। तो बीएससी के वॉल्यूम्स गिर रहे थे, और ये एक डिसीज़न मेरे ख्याल से अच्छा होने वाला है अट्रैक्ट करने का, कि जो फ्यूचर्स में लोग यहाँ पे एनएससी फ्यूचर्स को खरीद रहे थे। निफ्टी फ्यूचर्स हो गया, यहाँ तक आप देखिए वीकली एक्सपायरी इन्होंने चालू कर दी, निफ्टी की चालू कर दी, बैंक निफ्टी की, फाइनेंशियल निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंस की। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो काफ़ी तगड़ा बढ़ रहा है यहाँ पे। अगर इसका शेयर भी लिस्ट होता, बीएससी पे लिस्ट होता, तो इसमें देख सकते हैं इसका मार्केट कैप लाखों करोड़ में होता। तो इसलिए बीएससी भी अब चाह रहा है यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ कैप्चर करें, और सेंसेक्स 30 यहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है दोबारा। एक बार बता दूं, एक बार ये फेल हो चुका है, मतलब वॉल्यूम्स आए नहीं तो इनको बंद करना पड़ा। इंडिया विक्स भी देखिए एक बार लॉन्च किया गया था। इंडिया विक्स मतलब जो एनएससी है, एनएससी का ये आपको वोलेटिलिटी बताता है, निफ्टी इंडेक्स या फिर जो भी फ्यूचर्स की कंपनियाँ उनका, तो ये भी बंद हो गया था। इसका भी आप देखोगे तो इन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन फिर से ये दोबारा नहीं चालू हुआ है। लेकिन हाँ, सेंसेक्स 30 जो कि बीएससी द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपको यहाँ पे चलते हुए दिख सकता है। तो बीएससी की बात करते हैं तो मार्केट कैप देखेंगे तो 6000 करोड़ का है। मैंने आपको डिफरेंस बताया कि एनएससी का मार्केट कैप आपको 1 लाख करोड़ के ऊपर देखने को मिलेगा, अगर लिस्टिंग जब भी हुई तो 1 लाख करोड़ के ऊपर है। यहाँ पे मार्केट कैप जो है 6000 करोड़ के आसपास का ही है। डिविडेंड 3% दे देती है कंपनी, और यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29 के आसपास है, ईपीएस जो है 15 का है। तो कुल मिला के बीएससी ज़रूर पुराना है, इंडिया का सबसे पुराना है, एशिया का अगर आप कहो तो दूसरे नंबर पे है शायद। तो ये सब तो ठीक है बातें, लेकिन जो बात रहती है कि आप ग्रोथ कहाँ से लाओगे। अगर ग्रोथ नहीं लाओगे तो इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करें आपके स्टॉक में? उनको तो ग्रोथ चाहिए, और यहाँ पे
बहुत कम इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो मैं देखा हूँ डिविडेंड के लिए आए हैं, क्योंकि डिविडेंड 3% बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, हमको ग्रोथ से ही यहाँ पे पैसा जो है बना, तो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएससी का यहाँ पे फोकस फिर से ग्रोथ पे आ रहा है। देखिए सोर्स भी बता दो आपको, ये मैंने खबर कहाँ से उठाया है, यहाँ पे BQ प्राइम एक मीडिया है यहाँ पे, इन्होंने देखिए न्यूज़ पब्लिश किया है कि बीएससी वर्किंग टू रिवाइव सेंसेक्स 30 डेरिवेटिव। आपका यहाँ पे जो सेंसेक्स 30 का डेरिवेटिव है इसको लॉन्च करने की बात हो रही है। और क्या कह कौन रहा है, ये एमडी और सीईओ जो कि आपके यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हैं। तो सेंसेक्स 30 जो है यहाँ पे 30 लार्जेस्ट कंपनियों क्या है, यहाँ पे आपको मालूम होगा सेंसेक्स में तो 30 लार्जेस्ट कंपनियाँ हैं, निफ्टी में 50 हैं। तो डिफरेंस आता है, डेफिनेटली डिफरेंस आता है। सेंसेक्स में काफ़ी पुरानी कंपनियाँ हैं, जल्दी इसमें बदलाव नहीं होता, लेकिन निफ्टी में आप कह सकते हो कि हर क्वार्टरली यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को हमें मिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 में यही फिर जो 20 स्टॉक हैं इनका अंतर आ जाता है। निफ्टी 50 आप कह सकते हो कि इसमें कुछ यंग कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं। अभी देखिए अडानी ग्रुप इसमें आ गया था, अडानी एंटरप्राइजेस आ गया था, हालांकि कुछ ज़्यादा वेटेज नहीं है, 2 से 3% के आसपास का वेटेज होगा पूरा, लेकिन उसके बाद जो जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी देखने को हमें मिली है, तो अडानी ग्रुप की कंपनियों के आने के बाद जो लोग निफ्टी फ्यूचर्स को ट्रेड नहीं करना चाहेंगे वो डेफिनेटली कहेंगे कि हमें भाई अच्छा कोई इंडेक्स जो पीसफुल रहे यहाँ पे, जो काफ़ी लो वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करे, वो सेंसेक्स 30 के रूप में देखा जा सकता है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पे बीएससी के लिए फिर से थोड़ा बहुत मार्केट कैप्चर करने, क्योंकि ये 2000 में ऑलरेडी लॉन्च है और फेल्ड हो गया था। यहाँ पे इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स के मन में कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं आता। निफ्टी 50 का जो डेरिवेटिव एक्सचेंज है ये तो बहुत सॉलिड हिट हुआ है और अभी भी लगातार बढ़ते जा रहा है वॉल्यूम्स, अगर आप करोगे एफएनओ के। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम फिर से इसको री इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, हमने कंसल्टेशन स्टार्ट कर दिया है और फीडबैक जो है ले रहे हैं मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ब्रोकर्स हो गए आपके, इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके, तो इन सब से हम बात करना चालू कर दिए हैं और फीडबैक से ही हमें पता चलेगा कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है सेंसेक्स 30 डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में, ताकि ये और भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव लगे। अब ऐसा तो है नहीं कि दोबारा लॉन्च करेंगे और फिर से बंद करना पड़ जाए, इस बार थोड़ा यहाँ पे फिजिबिलिटी दिखनी चाहिए इनको कि ये कॉन्ट्रैक्ट लोग हाँ ट्रेड करेंगे, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो फिर इनका भी थोड़ा बहुत तो इनकम आएगा इससे। तो सेंसेक्स 30 कंपनियाँ हैं, तो सेंसेक्स अंडरलाइन यहाँ पे इंडेक्स है, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं दिया इन्होंने कि इस दौरान इस समय तक यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा, तो ठीक है अभी कंसल्टेशन चल रहा है, लेकिन हाँ प्लान में है। और यहाँ पे रामा मूर्ति जिन्होंने जनवरी में चार्ज लिया है, इन्होंने पॉइंट किया कि सेंसेक्स 30 डेरिवेटिव सिमिलर, ये भी नहीं बताया इन्होंने, ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट सेंसेक्स 30 इज़ सिमिलर येट डिफरेंट। मतलब इन्होंने कहा कि सेंसेक्स 30 जो है निफ्टी 50 की तरह ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अब ये डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया व्हेन यू हैव टू डिफरेंट बट सिमिलर प्रोडक्ट्स देयर कुड बी इंटरप्ले बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इवॉल्व हेल्पिंग। तो ये कह रहे हैं कि जब आपके पास दो डिफरेंट लेकिन दो सिमिलर प्रोडक्ट हों, तो ये बहुत यहाँ पे पेचीदा स्टेटमेंट है कि मतलब सिमिलर मतलब इंडेक्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे, एक निफ्टी सेंसेक्स को आपका मूवमेंट देखने मिलेगा। अगर निफ्टी 1% ऊपर, सेंसेक्स भी 1% के ऊपर ही होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया 30 स्टॉक तो कॉमन है, 30 स्टॉक कॉमन है, तो 1% का मूवमेंट है, मतलब हम कह सकते हैं सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। तो ये इन्होंने ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से थोड़ा बहुत यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा इन लोगों के पास, जैसा मैं शुरुआत में बता रहा था कि हाँ यहाँ 30 स्टॉक है, अडानी ग्रुप नहीं है, काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक्स नहीं है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसे स्टॉक्स पसंद होंगे, तो वो ऐसे इंडेक्स को ट्रेड करना चाहेंगे जो कम वोलेटाइल यहाँ पे रहे। तो डेफिनेटली सेंसेक्स तो कम वोलेटाइल है यहाँ पे निफ्टी से, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर 30 स्टॉक जो हैं इसमें अगर वोलेटिलिटी देखने को मिली तो दोनों ही बराबर वोलेटाइल रहेंगे। हालांकि ये ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप ऐसे सोचो कि सेंसेक्स के 30 स्टॉक जो हैं ये तो निफ्टी में है, तो अगर इसमें से कोई स्टॉक जो है बहुत वोलेटाइल है एक दिन किसी दिन, तो यहाँ पे अगर निफ्टी के जो 50 में से 20 स्टॉक जो सेंसेक्स में नहीं है, उसमें मान लीजिए किसी में अच्छी खासी तेज़ी आ रही है, ये गिरावट के साइड में वोलेटिलिटी है, यहाँ पे तेज़ी के साइड में, तो निफ्टी का तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा। तो ये दोनों साइड से प्ले होता है, ये आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यही पूरी न्यूज़ थी, आपके साथ कवर करनी थी। तो 7% की तेज़ी क्यों आई थी, बहुत लोग यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसके पीछे का रीज़न यही था कि यहाँ पे इनका ये लॉन्च होने वाला है। हालांकि बीएससी का अगर आप प्रॉफिट वेरिएशन देखो किस प्रकार से, देखिए शुरुआत में मैंने
बताया था एशिया का सेकंड ओल्डेस्ट है, लेकिन एशिया का ये फर्स्ट एवर स्टॉक एक्सचेंज है, इतना पुराना है ये। तो इसको छोड़ते हैं, आते हैं यहाँ पे देखिए मार्केट कैप $1 बिलियन से भी कम है। इंडिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज जो है $1 बिलियन से कम पे ट्रेड कर रहा है। क्यों? ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट छोटा है, मार्केट बड़ा था लेकिन कैप्चर कर लिया नेस्डा स्टॉक एक्सचेंज ने, ये समझना होगा। करंट प्राइस 481 है, स्टॉक का पे 34.5 है। यहाँ पे वहाँ 29 बता रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा अपडेटेड नहीं है। रोज और रो कंपनी के थोड़े घट गए हैं, 15% के नीचे आ गए। कंपनी के फेस वैल्यू 2 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 190 रुपये है। और यहाँ पे एसेट्स स्ट्रांग है, रिजर्व स्ट्रांग है, कैश बैलेंस कंपनी के पास है। लेकिन सारा हमारा फोकस रहने वाला नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ प्रॉफिट की ग्रोथ पे है। जी हाँ, जो मैं पॉइंट बार बार बता रहा था, पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट हर साल 4.5% के रेट से बढ़ा है। ये कोई रेट होता नहीं है दोस्तों। अगर आपको ग्रो करना है, छोटी कंपनी हो आप, तो कहीं ना कहीं डबल डिजिट में तो चाहिए। यहाँ पे 3 सालों में अच्छा किया है इन्होंने, 9% इंप्रूव किया, लेकिन अभी भी उतना है नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, बढ़िया है यहाँ पे। लेकिन एनएससी जब भी लिस्ट होगा, देखिएगा एनएससी लोग प्रेफर करेंगे डेफिनेटली, और बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में रहने वाला, बहुत फेवरेट स्टॉक बनने वाला है जब भी लिस्ट हो, क्योंकि एनएससी एक बहुत बढ़िया फ्रेंचाइजी अब बन चुकी, बहुत बढ़िया ब्रांड वैल्यू बन चुका है। तो प्रॉफिट रेट अगर ये बढ़ाते हैं तो इनका कुछ हो सकता है, और नए प्रोडक्ट्स लाते हैं जो कि लोग अडॉप्ट करें तो ही कुछ हो सकता है। वरना आप इसमें देखोगे कि ये प्रॉफिट जो है, जैसे हम साल भर का देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट, तो ये देखिएगा 2013 का डेटा से हम देख रहे हैं। 2013 में इन्होंने 133 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अभी 2021-22 में 189 करोड़ का है। 50 करोड़ का ग्रोथ है 10 साल में, कुछ भी नहीं है ये। और ये जो सेम फिगर है यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 702 करोड़ का यहाँ पे बीच में इनकम हुआ था, अगर आप देखो तो यहाँ पे। लेकिन ये अदर इनकम है, तो इससे भी हमें कुछ फ़र्क पड़ता नहीं अदर इनकम से। तो इसीलिए ये जो प्रॉफिट का सेम, अगर देखो सेम वेवलेंथ पे है पूरा, 200 और 150 के बीच में ही है आसपास। तो ये क्या करेंगे, इनका सिर्फ इस्तेमाल करेंगे डिविडेंड के लिए। ये जो पैसे आ रहे हैं, कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है, इसको सिर्फ डिविडेंड में कंपनी के लिए बांट देंगे इन्वेस्टर्स को, तो उनको 3-4% का यील्ड बन जाएगा। लेकिन जो है हमारा शेयर प्राइस जो है वो स्टैग्नेंट रहेगा, एक ही रेंज में रहेगा। तो ग्रोथ चाहिए भाई यहाँ पे अगर कुछ करना है तो। यही था पूरा एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दे, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियो से लिए।